अरे निकल आई तुम कमरे से बाहर। शुक्र है। चलो अब फटाफट मुझे एक कप चाय बना दो। कब से मेरा सर दर्द हो रहा है। और जब चाय बनाओगी तो साथ में दाल भी चढ़ा देना, नहीं तो रात के खाने में भी देर ना हो जाए। वीना जी थोड़ा नाराजगी दिखाते हुए बोली। जी माँ, मैं बना देती हूँ अभी। कहकर नीतू चाय बनाने अंदर चली गई। नीतू के अंदर जाने के बाद भी वीना जी जानबूझकर तेज तेज आवाज में बड़बड़ाती रही ताकि नीतू उसकी बातें सुन सके। वीना जी की हर रोज की एक ही बात होती। वो कहती, पता नहीं मेरे बेटे मोहन का क्या होगा। रोज सुबह बेचारा नौकरी ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन शाम को थका हारा घर वापस आता है। अब उसकी बीवी के नसीब ही ऐसे है तो कोई क्या कर सकता है। वीना जी ये सब बोल ही रही थी कि तभी नीतू आ जाती है और वीना जी को चाय देती है और धीरे से कहती है, माँ, आप फिक्र ना करें, इनको नौकरी मिल जाएगी। ये बहुत मेहनती है। पहली वाली नौकरी से भी इनको नहीं निकाला था, वो कंपनी ही बंद हो गई थी। हाँ मुझे पता है। वीना जी बीच में ही टोकते हुए बोली। बदनसीब था तभी तो उसी कंपनी में नौकरी लगी थी उसकी। मुझे मत समझा, तेरे से ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। पहले तो अच्छा भला था मेरा बेटा, लेकिन जब से तुमसे शादी हुई है तब से ही नसीब फूटे हैं उसके। वीना जी ये बोल ही रही होती है कि तभी उनकी बड़ी बहू शालू आ जाती है और नीतू के बारे में बुरा भला सुन मन ही मन बहुत खुश होती है, लेकिन ऊपर से दिखावा करते हुए अपनी सास को बोलती है, मत कुछ कहे बेचारी को, वैसे ही इसकी किस्मत खोटी है। कोई बात नहीं, आप ही बड़ा दिल कर ले। बड़ी बहू की बातें सुन वीना जी थोड़ी शांत होती है। फिर शालू अपनी तारीफ करने लगती है। माँ, मैं आपको न्योता देने आई हूँ। मैंने कल ही पूरा सोफा सेट लिया है, आप आए ना अपना आशीर्वाद देने। ये सुनकर वीना जी बहुत खुश हुई और बोली, इसे बोलते हैं किस्मत की धनी। इसके आते ही मेरे बड़े बेटे अविनाश के तो भाग ही खुल गए। शादी से पहले तो छोटी सी नौकरी करता था, अब देखो अपना बिजनेस करता है। शालू नीतू के सामने अपनी सास के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो रही थी। शालू नीतू के बिल्कुल पास वाले घर में ही रहती थी, इसलिए बिना रोक टोक नीतू के घर दिन में कई चक्कर लगाती रहती थी। और वीना जी यानी कि नीतू और शालू की सास, वो तो वैसे ही नीतू को ज्यादा पसंद नहीं करती थी और दिन भर शालू शालू करती रहती थी। थोड़ी देर बैठकर शालू चली गई। अगले दिन जब घर का सारा काम निपटाने के बाद नीतू अपने कमरे में जाने लगी तो उसने वीना जी से कहा, माँ, सारा काम हो गया है, अब मैं कमरे में जा रही हूँ। मेरा ऑनलाइन ऑफिस का टाइम भी होने वाला है। नीतू के बात खत्म करने से पहले ही वीना जी बीच में बोल पड़ी। हाँ जाओ जाओ कमरे में, मैंने कहा तुम्हें रोका है। ऑफिस तो तुम ऐसे बोल रही हो जैसे बड़ी लाखों में तुम्हारी तनख्वाहें आती हो। वीना जी की बात सुन नीतू धीरे से बोली, माँ, लाखों में ना सही, पर मुश्किल वक्त में घर का खर्चा तो चल रहा है, लेकिन इनको नौकरी मिलते ही सब ठीक हो जाएगा। बोलकर नीतू अंदर चली गई, लेकिन वीना जी कहाँ चुप होने वाली थी। उन्होंने तो अपने बेटे की जिंदगी में होने वाली हर बुरी चीज का जिम्मेदार अपनी बहू को ही मान लिया था। रोज की ही तरह शाम हुई और वीना जी की बड़ी बहू घर आई। आते ही शालू ने पूछा, माँ, कैसी है आप? बस ठीक ही हूँ, और कैसे होना है छोटी बहू के राज में। बस अपने बेटे के प्यार में ही इसको झेलना पड़ता है, वरना मैं तो तेरे घर ही रह लेती। वीना जी के ये बोलते ही शालू को लगा कहीं माँ हमारे घर ही रहने ना आ जाए, इसलिए वो फटाफट बोली, बिल्कुल माँ, वो भी तो आपका ही घर है। आप यहाँ रहे या वहाँ एक ही बात है। पर क्या है माँ, मोहन भैया को आपकी ज्यादा जरूरत है। एक तो उनकी नौकरी नहीं है, इसलिए वो थोड़ा परेशान भी रहते होंगे। ऐसे में आप हमारे घर चले जाएंगे तो उनको लगेगा कि बुरे वक्त में सबसे पहले आप ही ने उनको छोड़ा है, जबकि माँ तो बुरे वक्त में भी अपने बच्चों का पूरा साथ देती हैं। इसलिए मेरे हिसाब से तो अभी आपको यही रहना चाहिए माँ। हाँ, जब हालात ठीक हो जाएंगे, भैया की नौकरी हो जाएगी,
उनका बच्चा हो जाएगा, तब आप हमारे पास शौक से आ सकती हैं। आपका स्वागत है माँ। वीना जी भी हमेशा शालू की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है। वो भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, अभी मेरा यही रहना ठीक होगा। मैं हूँ तो ये घर थोड़ा चल रहा है, वरना नीतू को कहाँ घर चलाना आता है अभी। नीतू किचन से सब सुन रही होती है, पर वो जानती है कि मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। रात को जब नीतू का पति घर आता है तो नीतू उसे सब बातें बताकर अपना मन हल्का कर लेती है। नीतू का पति मोहन भी उसको प्यार से यही समझाता है, मैं जानता हूँ तुमको माँ और भाभी से बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बस थोड़ा सब्र कर लो, मेरी नौकरी लगने की देर है, फिर देखना सब कैसे बदल जाएगा। माँ भी अविनाश भैया की तरह मेरी और तुम्हारी तारीफ करेंगी। हमारा भी सब कुछ वैसे होगा, अच्छा घर, अच्छा फर्नीचर, सब कुछ अच्छा होगा। हमारा होने वाला बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। तुम देखना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा जल्दी ही। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है मोहन, तुम सब कुछ ठीक कर दोगे। मुझे कोई शिकायत नहीं है, ना माँ से ना भाभी से। मैं जानती हूँ मोहन, उनकी कोई गलती नहीं है, बस हमारा थोड़ा टाइम खराब है, पर जल्दी ही हमारा टाइम भी ठीक हो जाएगा और इसके साथ साथ हमारे रिश्ते भी ठीक हो जाएंगे। फिर मोहन कहता है, इस बुरे वक्त में कुछ अच्छा है तो सिर्फ हमारा रिश्ता, तुम और मैं एक दूसरे की शक्ति है। इस बुरे वक्त में तुमने मुझे और मेरे घर को किस तरह से संभाला है नेहा, मैं जानता हूँ मेरी नौकरी जाने के बाद तुम घर का काम भी करती हो, उसके साथ जॉब भी करती हो, और इन सब के बावजूद तुम माँ और भाभी की बातें भी सुनती हो। मुझे समझ नहीं आता मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ। बस यही पल होता है नेहा के पास, जब वो अपने पति के साथ बैठकर घर की बातें उसके साथ करके अपनी सारी दिन भर की थकान भूल जाती है और अगले दिन नई ऊर्जा के साथ अपने घर, अपनी जॉब और माँ की बातों को संभालती है। मोहन भी इस चीज को अच्छे से समझता है कि घर चाहे छोटा हो, पैसा चाहे कम हो, लेकिन अगर पति अच्छा है तो औरत अपने सारे बुरे रिश्ते और सारी मजबूरियों के साथ समझौता कर सकती है। अगले दिन फिर शालू भाभी नीतू के घर आती है और जानकर वीना जी के सामने ही नीतू को बोलती है, नीतू, क्या तुम कल मेरे घर थोड़ी देर के लिए आ सकती हो? ऐसा है कि कल मेरी कुछ दोस्त आ रही है, मैंने उन्हें दावत पर बुलाया है और कल ही मेरी कामवाली भी नहीं आ रही है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सारा काम कैसे करूँगी। इसलिए अगर तुम आ जाती तो मेरी थोड़ी हेल्प हो जाती। नीतू अभी कुछ कहने वाली होती है, तभी वीना जी बीच में बोलती है और कहती है, अरे हाँ हाँ, आ जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी यह घर में करती क्या है, सारा दिन बैठी ही रहती है अपने कमरे में। तुम्हारे घर आ जाएगी तो तुम्हारा हाथ भी बढ़ जाएगा, तुम्हारी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। तुम फिक्र ना करो, ये आ जाएगी। फिर थोड़े दिन बाद शालू अपने पति से कहती है, सुनो जी, मुझे सोने के कंगन बनाने हैं। अविनाश बोलता है, शालू थोड़ा रुक जाओ, अभी हमारा नया नया बिजनेस है, बिजनेस सेट करने में टाइम लगता है और अभी जरूरत नहीं थी, फिर भी तुमने पूरा घर अपने हिसाब से रिनोवेट करवाया, पूरा नया फर्नीचर लिया, हम सोने के कंगन के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। फिर शालू बोलती है, अरे ऐसे कैसे पैसे नहीं है, तुम जानते तो हो मैं किस्मत की बहुत धनी हूँ, तुम फिक्र मत करो, तुम अगर मुझे बनवा कर दोगे तो तुम्हारे काम में बरकत ही बढ़ेगी। तुम्हें भी पता है कि तुम पहले नौकरी करते थे, तुम्हारे पास क्या था, एक कमरे का घर। मेरे आने के बाद ही यह सब आया है। मैं किस्मत की कितनी धनी हूँ तुम जानते हो ना, मुझे नहीं पता, मुझे कंगन बनवा के दो। शालू की बातों से तंग आकर अविनाश बोल देता है, ठीक है, मैं बनवा देता हूँ तुम्हें। और ऐसे ही शालू की हर दूसरे दिन बेवजह की फरमाइशों से अविनाश का बिजनेस चल नहीं पाता और बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। एक दिन और शाम में शालू नीतू के घर होती है, तभी वहां पर अविनाश आता है। वह काफी परेशान लग रहा होता है। तभी वीना जी पूछती है, क्या बात है अविनाश, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तभी शालू बीच में बोल पड़ती है, अरे माँ, ये क्यों परेशान होंगे, उनके पास क्या नहीं है, मेरे आने के बाद से उनके पास सब कुछ है। शालू की बात सुन अविनाश से रहा नहीं जाता और बोलता है, बस करो अपनी तारीफ करना, मेरे आने के बाद यह हुआ, मेरे आने के बाद वह हुआ,
मतलब तुम्हारे नसीब से ही सब कुछ हुआ, मैंने कोई मेहनत ही नहीं की। तुम्हारी बेवजह की फरमाशों ने मेरे बिजनेस का पूरा सफाया कर दिया है। अब कुछ नहीं बचा है मेरे पास, दुकान तक बेचनी पड़ी है मुझे अपनी। अब मुझे जॉब मिलती है या नहीं मिलती है मुझे नहीं पता। तब तक मैं तुम्हें बहुत थोड़ा खर्चा दूंगा, उसी में अपना गुजारा करना है, समझी? तुमसे अच्छे तो नीतू और मोहन है, कम से कम पैसों में भी उन्होंने अपने घर में सुकून बनाए रखा है। लेकिन तुमने ज्यादा पैसों में भी अपने घर में बेबरकती फैलाए रखी। अपने बेटे अविनाश के मुंह से ये सब बातें सुन आज वीना जी का सर भी शर्म से झुक गया। वे शालू के बर्ताव के लिए खुद को भी जिम्मेदार समझ रही थी और नीतू से किए गए अपने बर्ताव से भी वो शर्मिंदा थी। दोस्तों, ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।